Hi everyone, I am Sandeep. Welcome back to my channel Sandeep Study Center. Today's our topic is Young Dormitory of Tribal of छत्तीसगढ़। तो यहाँ पे देखेंगे युवा गृह इसे कहते हैं। यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट। आपने जनजातियों के बारे में युवा गृह तो सुनी ही होगी, ये मैं एकदम श्योर हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छी या फिर इम्पॉर्टेंट विशेषता है इनकी संस्कृति के अंतर्गत। तो सबसे पहले देखेंगे युवा गृह क्या है, इसको वन बाय वन हम लोग करते जाएंगे, अच्छे से समझाने वाला हूँ। युवा गृह क्या है, इनकी क्या कौन कौन से प्रकार हैं, फिर इसके बारे में बात करेंगे कौन कौन सी इनकी विशेषताएं हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और यहीं पे हम लोग युवा गृह के कार्य हो जाएगा, या फिर इसको नीचे लिख देता हूँ मैं, युवा गृह के कार्य और युवा गृह के उद्देश्य पे हम लोग बात कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो प्रत्येक युवा गृह, मैंने आपको जनजाति पढ़ाते वक्त हमेशा ये चीज़ मेंशन किया है कि प्रत्येक जनजाति की युवा गृह अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है, अलग अलग नामों से जानी जाती है। तो वो नाम हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ मैं मेंशन कर दूँ नाम। तो इन डायमेंशंस या फिर इन चीज़ों पे हम लोग बात कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा और ये अच्छा खासा इसके लिए समझ बन जाएगा युवा गृह के संदर्भ में। इसके फंडामेंटल क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है हम लोग आदत अनुसार वैसे ही चलते हैं। फंडामेंटल क्वेश्चन है युवा गृह क्या है, इस पर हम लोग अच्छा खासा एक समझ बना लेते हैं ताकि समझने में बहुत आसानी हो। सबसे पहले युवा गृह देखेंगे, ये सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है। मैंने क्या कहा है, सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है, ठीक है, IMP लिख रहा हूँ मैं, बहुत महत्वपूर्ण संस्था होती है। यह घास फूस की बनी, ठीक है, घास फूस की बनी एक झोपड़ी होती है। परफेक्ट, एक झोपड़ी होती है या फिर मकान होती है, दोनों लिखेंगे आप, झोपड़ी या फिर मकान होती है, जो कि सबसे पहले सांस्कृतिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होती है। घास फूस की बनी एक झोपड़ी होती है और यह गांव के, ठीक है, गांव के बीचों बीच स्थित होती है या फिर जंगल के किनारे स्थित होती है। तो इसका एक इमेज बन गया है कि युवा गृह होती कैसी है। अब एक्चुअल में क्या है, इसका जवाब हम लोग देखने की कोशिश। ये सबसे पहले तो क्या से बनी है ये चीज़ हो गया। अब सेकंड चीज़ आपका आएगा ये है क्या। तो सबसे पहले देखेंगे ये इनकी सामाजिक संस्था होती है। समझ में आ रहा है, ये इनकी सामाजिक, ठीक है, सामाजिक संस्था होती है। और यूँ कहूँ तो जनजातीय संस्कृति की सबसे प्राचीन, सबसे मौलिक संस्थाओं में से एक प्रमुख विशेषता होती है। तो सबसे पहले तो सामाजिक संस्था होती है। दूसरी चीज़ इनकी जो प्राचीनतम, ठीक है, इनकी प्राचीनतम एवं मौलिक संस्थाओं की एक प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया है कि इनकी सामाजिक संस्था होती है, प्राचीनतम एवं मौलिक संस्थाओं की इनकी जो है प्रमुख विशेषता होती है। अब यहाँ पे देखेंगे कि अविवाहित, ठीक है, अविवाहित युवक युवतियाँ, मैं बोल दे रहा हूँ, लिखेंगे अविवाहित युवक युवतियाँ इसके सदस्य होते हैं। यानी कि अविवाहित जो युवक युवतियों को सामाजिक रीति रिवाज, लिखेंगे सामाजिक रीति रिवाज एवं परंपरा संबंधित शिक्षा दी जाती है, या फिर उन लोग इससे संबंधित ज्ञान अर्जित करते हैं। यह जीवन साथी चुनाव का, ठीक है, जीवन साथी चुनाव का केंद्र भी है। यानी कि इसमें जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है। परफेक्ट। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे, इसे जर्मनी में, ठीक है, इसे जर्मनी में जुगलिम हाउस भी कहते हैं, जुगलिम हाउस भी कहते हैं। यूँ कहूँ तो ये बहुत अनुशासनपूर्ण संस्था है, बहुत डिसिप्लिन्ड, बहुत अनुशासन पूर्ण जो है संस्था है, जहाँ श्रम, अनुशासन, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसे मूल्यों का अद्भुत समन्वय देखने को हमें मिलता है। परफेक्ट। तो ये चीज़ रहा इनके क्या है के बारे में, ये अच्छा खासा हमने समझ बना ली है, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या है और कैसे बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं इसके प्रकार की ओर। प्रकार इसके दो प्रकार पाए जाते हैं, यानी कि जनजातियों की युवा गृह दो प्रकार की होती है। वो कौन कौन से देखेंगे, तो मैंने कहा है इनके टाइप्स जो कि दो प्रकार की होती है, ठीक है, दो प्रकार की होती है। अच्छे से देखेंगे, एक है, इसको एक लिंगी बोलते हैं, एक लिंगी युवा गृह, पूरा लिखेंगे एक लिंगी युवा गृह। और इसका सेकंड प्रकार है, उसको द्विलिंगी युवा गृह बोलते हैं, ठीक है, द्विलिंगी युवा गृह बोलते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं है, आराम से देखेंगे इसको। सबसे पहले देखेंगे ये जो युवक युवतियाँ जो सामाजिक परंपरा और सामाजिक रीति रिवाज ये सीखने के लिए जाते हैं, तो इस सामान्यतः तौर पे ये शाम में मतलब जाया जाता है वहाँ पे, ठीक है, शाम में जाते हैं।
तो एकलिंगी युवक गृह वह संस्था है, ये वह युवक गृह है जहाँ पे युवक युवतियाँ शाम में तो जाते ज़रूर हैं, ठीक है, शाम में जाते ज़रूर हैं लेकिन रात में वापस आ जाते हैं, ठीक है, रात में वापस आ जाते हैं, मतलब रात में ये नहीं ठहरते। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो उसी प्रकार द्विलिंगी युवक गृह, इस शाम में इसमें ज़रूर जाते हैं युवक युवतियाँ लेकिन रात में वहीं ये ठहरते हैं, यानी कि रात भर वहीं ठहरते हैं और ये जो है शाम में जाते हैं। यहाँ तक परफेक्ट है। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेना, बस यहीं पे क्लियर हो जाएगा। एक लिंगी का एग्जाम्पल है कोसी घोटुल, ठीक है, एक लिंगी युवक गृह का एग्जाम्पल है कोसी घोटुल। मैं आगे बता रहा हूँ कोसी घोटुल क्या है। द्विलिंगी मैं बताया भी हूँ कोसी घोटुल क्या है, अगर आप शुरू से क्लास करते आ रहे हैं जनजाति की तो आपको समझ में आ जाएगा। द्विलिंगी युवक गृह की मैं बात करूँ तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा घोटुल, ठीक है, घोटुल। अब ते प्रकार पे हमने अच्छे से बात कर ली है। अब मैं कोसी घोटुल और घोटुल ये दोनों के अंतर को स्पष्ट करता हूँ। बिल्कुल आप अच्छे से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ आने वाला है। जैसे कि देख सकते हो मैंने कहा है कोसी घोटुल, ठीक है, ये आपका हो जाएगा कोसी घोटुल, ठीक है, और दूसरा चीज़ मैंने कहा है घोटुल। ये दोनों पे हम लोग को समझ बनानी है। सबसे पहले कहा है प्रत्येक जनजाति की अलग अलग युवक गृह का नाम होता है। उसी प्रकार सबसे पहले चीज़ तो आप ये याद रखो कि ये अबुझमाड़िया, ठीक है, अबुझमाड़िया जनजाति के युवक गृह का नाम क्या है, कोसी घोटुल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोसी घोटुल कौन सी युवक गृह का उदाहरण है, ठीक है। तो एक लिंगी या फिर द्विलिंगी, तो आपको बताना है एक लिंगी। तो इसी प्रकार आपको घुमाना होगा तो वो बोलेगा अबुझमाड़िया जनजाति की युवक गृह, कोसी घोटुल नहीं बोलेगा। अबुझमाड़िया की युवक गृह का नाम क्या है, कोसी घोटुल। तो इसको बोल सकते हैं अबुझमाड़िया जनजाति की युवक गृह कौन सी युवक गृह का उदाहरण है, एक लिंगी या फिर द्विलिंगी, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका एक लिंगी। उसी प्रकार घोटुल, ठीक है, घोटुल देखेंगे मुड़िया जनजाति, ठीक है, बस्तर की मुड़िया जनजाति, इसके युवक गृह का नाम घोटुल है, ठीक है। तो फिर इसके दो क्वेश्चन बनते हैं, घोटुल किसका एग्जाम्पल है, द्विलिंगी, मुड़िया किसका एग्जाम्पल है, द्विलिंगी। परफेक्ट। तो ये रहा इनके बारे में। अब जनजातियों की विशेषताएं, उनके कार्य और उद्देश्य पे चलते हैं। बेसिकली विशेषताएं ही हैं लेकिन हम लोग को बनाने आना चाहिए। मैं इसको कार्य भी लिख दिया हूँ, उद्देश्य भी लिख दिया हूँ। क्यों ऐसा लिखा हूँ, क्योंकि इनकी जो विशेषताएं होंगी वही तो इनके कार्य होंगे, क्योंकि विशेषताएं वही है जो अच्छे अच्छे कार्य होते हैं उसको विशेषता बना दिया जाता है। उद्देश्य क्या होंगे, जो कार्य है वो पूरा करते हैं वही उसके उद्देश्य होते हैं। तो इस प्रकार आपको बनाना है विशेषताएं, कार्य या फिर उद्देश्य। इसमें आप देखेंगे एक मानव शास्त्री हुए, ठीक है, मानव शास्त्री शरद चंद्र, लिखेंगे इसको शरद चंद्र राय। इनके अनुसार तीन विशेषताएं बतलाई गई है। सबसे पहले देखेंगे कि इनके द्वारा कहा गया है युवक गृह भोजन इकट्ठा करने, ठीक है, युवक गृह भोजन इकट्ठा करने कार्य में, यानी कि यह आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता है। भोजन इकट्ठा करने के कार्य के रूप में आर्थिक संगठन के रूप में कार्य करता है। सेकंड चीज देखेंगे युवक गृह में सामाजिक रीति रिवाज, परंपरा एवं अन्य संबंधित शिक्षा दी जाती है। तो यह शिक्षा संस्था के रूप में भी इन्होंने बताया। पहला इन्होंने आर्थिक संगठन के रूप में बताया, दूसरा शिक्षा संस्था के रूप में बताया है, तीसरा देखेंगे कि धर्म व जादू, ठीक है, संबंधी संस्कारों को सीखने का एक केंद्र है। बस ये तीन चीज इन्होंने कहा है। किसने कहा है, मानव शास्त्री शरद चंद्र के अनुसार। लेकिन आपको मेंस में तो लगभग 5-6 लिखना होता है, तो दो चीज़ और लिखेंगे। या यहाँ पे चौथा ये अलग से लिखेंगे ना, इसके अतिरिक्त चौथा चीज़ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये तो शरद चंद्र राय जी ने कहा है, इसके अतिरिक्त आप खुद से देंगे। यह जीवन साथी चुनाव का, ठीक है, जीवन साथी चुनाव या फिर जीवन साथी का चुनाव भी किया जाता है। पांचवा चीज़ अब लिखेंगे, ठीक है, ये तो जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, इसमें सामाजिक संबंधी शिक्षा भी दी जाती है, ठीक है, सामाजिक व अन्य शिक्षा भी दी जाती है। ये तो खैर यहाँ भी ऐड हो चुका है। छठवां चीज़ इनके बारे में रहेगा सेवा भाव जागृत करना, ठीक है, सेवा भाव जागृत करना। तो इस प्रकार हमने विशेषताओं पे भी बात कर ली है। अब इसके आगे हम चलेंगे, जो कि प्रत्येक जनजाति के प्रत्येक युवक गृह अलग अलग नामों से जानी जाती है, उस पर हम बात करते हैं। इन जनजातियों पे आपको देखना होगा मुड़िया, उरांव जनजाति,
बिरहोर जनजाति, परजा, भारिया और भुइयां मैंने लिख के रखी है। इन्हीं जनजातियों को मुख्य रूप से आपको याद करनी है। इससे पहले कुछ कुछ मैंने और बताया, जैसे कि अबूझमाड़िया का कोसी घोटुल, उसको आपको याद में रखना है। यहाँ पे एक एक चीज़ करके आप देखेंगे। पहला चीज़ है मुड़िया। मुड़िया जनजाति के जो युवा गृह है, इसका नाम रहेगा घोटुल। इसके पहले भी मैंने इसको बताया था यार, ठीक है, घोटुल। उरांव में देखेंगे, उरांव के युवा गृह का नाम है धूमकुरिया, ठीक है, धूमकुरिया। एक एक करके आप लिखेंगे। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति की युवा गृह का नाम रहेगा गीती ओना, ठीक है, गीती ओना, या फिर इसको गीती ओरा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। परजा, परजा के देखेंगे तो धांगा बक्सर, ठीक है, धांगा बक्सर, धांगा बक्सर। उसी प्रकार भारिया, इसका रहेगा घसर बासा, घसर बासा। भुइयां का देखेंगे तो रंग भंग, ठीक है, रंग भंग, रंग भंग। तो मुड़िया जनजाति की युवा गृह के नाम घोटुल, उरांव का धूमकुरिया, बिरहोर का गीती ओना, परजा, धांगा बक्सर, भारिया, घसर बासा, भुइयां, रंग भंग। इस पे हमने बात कर ली है। अब मैंने दो चीज बताया था आपको, उसको देखेंगे, घोटुल बहुत इंपॉर्टेंट है, और धूमकुरिया, ठीक है, धूमकुरिया। इन दोनों पे बात करते हैं, फिर आपका युवा गृह समाप्त हो जाएगा। घोटुल के बारे में देखेंगे। इसके सब टॉपिक्स रहेंगे। घोटुल क्या है, घोटुल की सदस्यता यानी कि सदस्य, उनकी योग्यता क्या है, कौन कौन सदस्य होते हैं, पुरुष सदस्यों को क्या कहा जाता है, उसके प्रमुख, फिर आपका हो जाएगा महिला सदस्य और उनके प्रमुख। उसी प्रकार देखेंगे, ठीक है, आपका देखेंगे आपका देवता, वाद्यंत्र, नृत्य, गीत, विशेषता। तो अच्छा खासा आपका समझ यहाँ पे बन जाएगा। क्या है पे हम बात करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताया हूँ कि युवा गृह क्या होती है। तो सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे सबसे शुरू लाइन लिखेंगे कि घोटुल, घोटुल वास्तविक नाम गोटुल है एक्चुअल में, ठीक है, गोटुल, गोटुल है। घोटुल का वास्तविक नाम गोटुल है, जिसका अर्थ है विद्या का स्थल, ठीक है, विद्या का स्थल। ये चीज़ याद रखेंगे। और दूसरी चीज़ है, अब इसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे जो मैं युवा गृह क्या है उसको बताया हूँ, क्योंकि ये बताओगे कि ये चीज़ है घास फूस की बनी होती है, झोपड़ी होती है, जंगल किनारे होती है, फिर गांव के बीचों बीच होती है। इसकी विशेषताओं को बता के आप क्या है इसका जवाब अच्छे से दे सकते हो। सेकंड चीज़ लिखोगे बस्तर की गोंड जनजाति और फिर उसके उपजाति मुड़िया, इसके युवा गृह का नाम घोटुल है। तो ये अच्छा आपका उत्तर एक बन जाएगा आंसर फॉर्मेटिंग करते कि घोटुल क्या है। नेक्स्ट मैं चलता हूँ, पेन बदल ले यार, ठीक है, सदस्यता पे बात करता हूँ। सबसे पहले देखेंगे इसकी सदस्यता में योग्यता, आप एक अलग से सब टॉपिक्स डालेंगे। तो सदस्यता के अंतर्गत योग्यता, योग्यता इट मीन्स एक घोटुल, ठीक है, घोटुल इसमें प्रवेश या फिर घोटुल में बोल सकते हो, यहाँ जाके जो सामाजिक रीति रिवाज सीखते हैं उसके लिए योग्यता क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अनमैरिड रहे, यानी कि अविवाहित युवक युवतियाँ ही इसमें प्रवेश पा सकते हैं। अब या फिर यह ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। विवाहित सदस्य, ठीक है, विवाहित सदस्य इसमें निषिद्ध होता है। यहाँ तक ठीक रहेगा। अब दो तीन चीज़ पे और देखना है आपका, पुरुष सदस्य। अब पुरुष सदस्य यहाँ पे लिखेंगे, पुरुष सदस्य, ठीक है, पुरुष सदस्यों का प्रमुख, ठीक है। तो पुरुष सदस्य को क्या कहा जाता है, चेलिक। यहाँ बिल्कुल आप लिखते जाएंगे जैसे बोल रहा हूँ। सदस्यता के अंतर्गत बात कर रहे हैं, सदस्यता के अंतर्गत पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है। उसी प्रकार पुरुष सदस्यों के प्रमुख, इसको कहा जाता है सिरेदार, ठीक है, सिरेदार कहा जाता है। अब यहाँ पे दो चीज़ और उठता है कि महिला सदस्य, ठीक है, महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है। लिखेंगे आप एक एक चीज़, मोटियारिन, ठीक है, महिला सदस्य को मोटियारिन कहा जाता है। उसी प्रकार महिला सदस्य के प्रमुख को बेलोसा कहा जाता है। अगर आपको यहाँ तक ना दिख रहा हो तो मैं बता दे रहा हूँ। सदस्यता के अंतर्गत सबसे पहले देखेंगे, सदस्यता के अंतर्गत योग्यता की बात करती है, जहाँ पे अविवाहित, ठीक है, युवक युवतियाँ यहाँ पे आती हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़ है विवाहित जो भी रहे वो निषिद्ध माना जाता है, वहाँ पे नहीं जाते, उनके लिए मना है। दूसरा चीज़ है पुरुष सदस्य को चेलिक कहा जाता है। पुरुष सदस्यों का प्रमुख सिरेदार कहलाता है। उसी प्रकार महिला सदस्य मोटियारिन कहलाती हैं, और फिर महिला सदस्यों के जो प्रमुख बेलोसा कहलाती हैं। तो इस प्रकार आप कौन सा खत्म हो गया, सदस्यता। हम अब आगे चलते हैं इनके देवता पे। लिखेंगे, बिल्कुल मैं बताते जा रहा हूँ। घोटुल के देवता लिंगोपेन है, यानी कि लिंगोपेन को इसके देवता के रूप में माना जाता है। मैंने क्या कहा, घोटुल के देवता कौन है, लिंगोपेन। लिंगोपेन इसके देवता है। और इस लिंगोपेन को
घोटुल का संस्थापक माना गया है। यानी कि घोटुल के संस्थापक स्थापना करते हैं, फिर संस्थापक कौन है? तो लिंगोपेन। और लिंगोपेन और क्या है? इसके देवता, यानी कि घोटुल के देवता यही हैं और इन्हीं ने घोटुल की स्थापना की थी। तो ये हो गया। उसके बाद इसके प्रमुख वाद्यंत्र पे बात करते हैं। इधर बिल्कुल आप ध्यान नहीं देंगे। वाद्यंत्र रहेगा मांदर, ठीक है, मांदर रहेगा। प्रमुख नृत्य पे हम बात करते हैं तो इनके प्रमुख नृत्य मांदरी है, आपको पता है, और हुल्की पाटा और करसाड़, ये इनकी नृत्य है। नेक्स्ट चलेंगे गीत, रेलो या फिर रीलो, ठीक है, यानी कि घोटुल के प्रमुख गीत, प्रमुख नृत्य, प्रमुख वाद्यंत्र, प्रमुख देवता, ऐसे लिखना है। सब में प्रमुख प्रमुख लगाएंगे, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ। तो घोटुल के प्रमुख देवता लिंगोपेन। लिंगोपेन को क्या बोला गया है? घोटुल के संस्थापक बोला गया है। प्रमुख वाद्यंत्र मांदर है, प्रमुख नृत्य मांदरी है, और इनके जो प्रमुख गीत है रेलो या फिर रीलो है। उसी प्रकार विशेषता। अब इसके बाद एक चीज़ हम बात करेंगे इसके बारे में, विशेष क्या क्या है, ठीक है। तो इसके बाद ये घोटुल आपका खत्म हो जाएगा। विशेष और उद्देश्य पे बात करेंगे। उद्देश्य को मैं इसलिए मेंशन पहले नहीं किया क्योंकि ये इसका उद्देश्य वही है जो क्या का है, युवागिरी के बारे में हमने बताया है। तो इसको आप एक्सप्लेन लिखेंगे, बिल्कुल आप इसको एक्सप्लेन आपको कर लेना है, तो आपका उद्देश्य अच्छे से खत्म हो जाएगा। मेन चीज़ है विशेष। विशेष पे बात करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे कि विशेषता में आपका रहेगा सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, ठीक है। सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा केंद्र है, पहली चीज़ तो यही है। दूसरा चीज़ है इसे कुमार कुमारियों का, सेम लिखेंगे कुमारियों का, यानी कि अविवाहित है, ठीक है। अविवाहित लड़के को कुमार बोला जाता है, अविवाहित लड़की को फिर आपको कुमारी बोला जाता है। तो कुमार कुमारियों का रात्रि मिलन, ठीक है, रात्रि मिलन स्थल है, रात्रि मिलन स्थल है। तो क्योंकि ये द्विलिंगी, घोटुल जो द्विलिंगी आपका युवागिरी का उदाहरण है, हमने देखा था जो कि मुड़िया जनजाति में है। तो यह मुड़िया जनजाति, ठीक है, मुड़िया जनजाति का युवागिरी है और यह द्विलिंगी, बिल्कुल इसको आप मेंशन करना है, द्विलिंगी युवागिरी का उदाहरण है। तो यहाँ तक आपका एकदम विशेष बात क्लियर हो गया। सामाजिक, सांस्कृतिक, ये मैं आपको पूरा लिखने में शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ। ये सामाजिक है, ये सांस्कृतिक है और धार्मिक शिक्षक केंद्र है। कुमार कुमारियों का रात्रि मिलन कहा गया है, मुड़िया जनजाति में प्रसिद्ध है, और फिर हमने कहा है गोंड जनजाति की बात करी है, फिर द्विलिंगी युवागिरी का उदाहरण है। एक चीज़ लिखेंगे मुड़िया लोकगीतों में, ठीक है, इतना सारा फैक्ट्स दे रहा हूँ आपको लिखने के लिए, बहुत अच्छा फॉर्मेट भी मिल जा रहा है। मुड़िया लोकगीतों में, ठीक है, मुड़िया लोकगीतों में इसे कुंवारों का राज्य कहा गया है। क्या कहा मैंने? कुंवारों का राज्य कहा गया है। बस यहाँ तक लिखेंगे। एक चीज़ यहाँ पे और मैं मेंशन कर दूँ, पहले भी मैं इसको बताया हूँ, वेरियर एल्विन, आपको तो याद आ ही गया होगा। तो प्रसिद्ध मानव शास्त्री वेरियर एल्विन ने, ठीक है, द मुड़िया एंड देयर घोटुल कौन सी रचना की है? इसको अच्छे से लिखेंगे, द मुड़िया, ठीक है, द मुड़िया एंड, सुन के भी लिखेंगे यार इसको प्लीज़, देयर घोटुल की रचना की है और यह 1947 में की है। तो ये तो रही इनके बारे में विशेष बात। और इसके बाद मैंने एक चीज़ और बताया है, उद्देश्य, और उद्देश्य को आपको कहाँ से लेना है? ठीक है, युवागिरी के उद्देश्य लेना है। तो इस प्रकार आपको अच्छा खासा आपका आंसर यहाँ पे तैयार हो जाएगा। वनडे एग्जाम के लिए तो अति टाइप से पढ़ रहे हैं, इससे बाहर आएगा नहीं। और दूसरी चीज़ है मेंस के लिए भी बहुत अच्छे से हमने तैयारी कर ली है। तो घोटुल से अब कोई भी कुछ भी पूछे धूमधाम से बताइए यार। नेक्स्ट चलते हैं धूमकुरिया पे। पहले धूमकुरिया क्या है इसके बारे में मैं आपको फिर से एक बार सलाह दे दूं। ये चीज़ है आपका युवागिरी क्या है, उसी को सेम एज इट इज लिखना है। और लास्ट में आपको सबसे पहले तो आप एक्सप्लेन कर लो इसको, युवागिरी क्या है, इसको एक्सप्लेन करोगे क्या क्या होती है, हर चीज़ में करना पड़ेगा। लास्ट में लिखेंगे उरांव जनजाति का युवागिरी का नाम धूमकुरिया है। बस, तो ये आपका क्या है का जवाब हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सदस्यता। इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं। सबसे पहले देखेंगे 13 वर्ष से कम, ठीक है, 13 वर्ष से कम आयु वाले सदस्य, लड़का हो चाहे लड़की, ठीक है, आयु वाले सदस्य, इनको बोला जाएगा पुना जोरवार, ठीक है, पुना जोरवार। उसी प्रकार देखेंगे 13 से 18 वर्ष, ठीक है, 13 से 18 वर्ष तक के सदस्यों को बोला जाएगा, ठीक है, पुना जोरवार मजथुरिया, ठीक है, मजथुरिया जोरवार लिखेंगे। उसके बाद 18+ यानी कि 18 वर्ष से जो अधिक आयु वाले जो सदस्य होंगे उनको धांगर कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप तो देख रहे हैं 13 वर्ष से कम पुनः जोरवार, 13 से 18 के बीच वालों को मजथुरिया, यहाँ पे मैं फिर आपको जोरवार लिखने को बोला हूँ, जोरवार।
तो वहीं पे फिर 18+ यानी कि 18 वर्ष वाले जो आपके सदस्य रहेंगे उनको धांगर कहा जाएगा। अब 2 चीज़ पे और बात करते हैं, आपको पता ही है, वो है पुरुष सदस्यों की, ठीक है, पुरुष सदस्यों के जो प्रमुख होता है, पुरुष सदस्यों के प्रमुख धांगर महतो, धांगर महतो क्या, यानी कि पुरुष सदस्यों के प्रमुख धांगर महतो कहलाता है। उसी प्रकार महिला सदस्यों के प्रमुख, ठीक है, धांगरिन बार्किन, धांगरिन बार्किन, इसको याद रखेंगे, धांगरिन बार्किन कहलाता है। अगला कोटवार पे बात करते हैं। इसके पहले हमने क्या है सदस्यों पे जवाब दे दिया कोटवार। इसको अच्छे से देखेंगे, ये मैंने कहा था धांगर महतो, ठीक है, जो मैंने कहा है आपको धांगर महतो, ये पुरुष सदस्यों के, ठीक है, पुरुष सदस्यों के प्रमुख होता है धांगर महतो। अब इसके सहायता के लिए, ठीक है, इसका असिस्टेंट है एक प्रकार से, तो इसके सहायता के लिए कोटवार की नियुक्ति की जाती है, यानी कि इसकी सहायता के लिए किसकी नियुक्ति की गई है, धांगर महतो की सहायता के लिए कोटवार की नियुक्ति की गई है। अब ये करेगा क्या, यानी कि ये तो पुरुष सदस्यों के जो प्रमुख है, लेकिन अन्य और सदस्य उनके देखभाल करेगा, ठीक, अन्य सदस्यों के देखभाल करेगा और साथ में उनके कार्यों का, ठीक है, अवलोकन करेगा। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो कोटवार की नियुक्ति धांगर महतो की सहायता के लिए की जाती है, पॉइंट 1। सेकंड चीज रहेगा जो कि सदस्यों के देखभाल करता है, उनके कार्यों का अवलोकन करता है, और जो सदस्य होते हैं उनके साज सज्जा का, ठीक है, साज सज्जा यानी कि उनकी सजावट का, किस प्रकार से उन्होंने साज सज्जा की है, उनकी देखभाल करता है। तो ये तो रहा कोटवार। अब अगले चलते हैं विशेष के बारे में। जीवन के विभिन्न अवसरों पर, ठीक है, जीवन के विभिन्न अवसरों पर, ठीक है, अवसरों पर किए जाने वाले जो विधि विधान है उनकी शिक्षा दी जाती है। और विशेष बात में एक चीज़ और है, इनके जो धांगर महतो है, ठीक है, धांगर महतो है, इनका कार्य होता है कि यह सामाजिक, इसको पूरा लिखेंगे, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक शिक्षा देगा, यानी कि ये सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक शिक्षा देता है। और तीसरा चीज़ और लिखेंगे, ये तो आपको पता ही है, जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, जीवन साथी का चुनाव किया जाता है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो वहाँ से लोगे ही, जीवन साथी का चुनाव किया जाता है, और कुछ मैंने बोला है उसको भी लोगे। इसमें सबसे धूमकुरिया में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है समस्याओं को सुना जाता है, ठीक है, जनजातियों की, इस जो उराव जनजाति है उनकी ग्रामीणों की समस्याओं को सुना जाता है और उसके निराकरण का प्रयास किया जाता है। परफेक्ट। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि बहुत सारे डायमेंशंस पे हमने बात करी है। युवा गृह क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, प्रकार कौन कौन सी है, तो वही घोटुल पे बात करी है, धुमकुरिया पे हमने बात कर ली है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, और आपका स्वागत है। बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइए क्या क्या आपको और पढ़नी है, फिर कौन कौन से आपके डाउट्स हैं, कौन कौन से आपको आपके क्वेश्चंस के जवाब चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगे, क्लासेस बहुत पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, मनोबल बढ़ाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, अगले मिलते हैं कुछ और टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।